हेलो बच्चों। आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 सामाजिक में जो भूगोल सब्जेक्ट है उसके अध्याय 3 का रिमेडियल के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल करेंगे और साथ में अति लघुत्तरीय भी क्वेश्चन हल करेंगे। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहें। आपके वार्षिक परीक्षा में जो निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉडल पेपर सामाजिक का जो मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा तैयार किया गया है उसको हल करेंगे। इसमें से आपके वार्षिक परीक्षा में ऑब्जेक्ट आने की संभावना है। तो आइए आज इसको हम खत्म करते हैं। आप लोग वीडियो को देखते रहें। इसमें हम आपके लिए जो रिमेडियल का जो मॉडल पेपर हल करवा रहे हैं उसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और इसके साथ में जो इसके संबंध में जितनी भी जानकारी है वो भी इस वीडियो में हम प्रोवाइड कराएंगे। तो आप वीडियो को देखते रहें, अंत तक बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पुराने वीडियो देखिए। वहाँ पे भी सभी सब्जेक्टों के पुराने वीडियो अपलोड किए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन हमारा है सही विकल्प चुनिए। सबसे पहले सही विकल्प है, तो इनमें पहला है विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी है। तो विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी कौन सी है? तो आपको इसका नाम बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी मतलब सबसे बड़ी नदी कौन सी है। इसका मतलब क्या हुआ कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, किसके आधार पर? अफवाह के आधार पर। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है वो आप जानते होंगे कि जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है। तो देखो, गंगा जो है जी हमारी सबसे बड़ी नदी है, मतलब भारत की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन विश्व की नहीं है। किसके आधार पे? अफवाह द्रोणी के आधार पे। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी जो नदी है वो अफवाह द्रोणी के आधार पर अमेजन नदी है। कौन सी नदी है? अमेजन नदी है, वो विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी नदी है। तो यही हमें आंसर बताना था कि विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी कौन सी है। तो आंसर क्या हो गया आपका? आंसर हो गया अमेजन नदी। याद करते जाएं। दूसरा क्वेश्चन है किस स्थान पर भागीरथी अलकनंदा का संगम होता है। तो आपको उस स्थान का नाम बताना है जिस पर कौन कौन सी नदी, भागीरथी नदी और अलकनंदा का जो संगम होता है, दोनों नदियां मिलती हैं। तो किस जगह पे दोनों नदियां भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं? तो हमें बताना है कि भागीरथी और अलकनंदा जो नदी हैं ये कहाँ पर मिलती हैं। तो इसका आंसर अपना होगा देवप्रयाग। जो देवप्रयाग है यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। दोनों नदियां आके वो एक नदी बन जाती हैं, दोनों नदियां मिलती हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? देवप्रयाग। तो याद रखना है कि भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिलती हैं? तो देवप्रयाग में मिलती हैं। आइए अगला देखते हैं हम। इलाहाबाद में किन नदियों का संगम होता है? तो इलाहाबाद में आप जानते हैं एक तो इलाहाबाद में गंगा का संगम होगा। तो जी ऑप्शन तो आपका निकल ही जाएगा। यहाँ पे जी भी ऑप्शन निकल जाएगा। जी ऑप्शन बचा और जी बचा, आ बचा और दा बचा। तो इनमें से अब क्या आंसर होगा? तो आप देखेंगे गंगा और यमुना का संगम जो है वो इलाहाबाद पर होता है। इस बार इलाहाबाद में महाकुंभ है। तो आप जानते हैं कि वहां पे किन किन नदियों का संगम होता है। तो वहां पे गंगा और यमुना का संगम होता है। तो प्रयागराज में, प्रयागराज भी बोलते इसको, इलाहाबाद भी बोलते। तो प्रयागराज में मतलब इलाहाबाद में कौन कौन सी नदियों का संगम होगा? गंगा नदी और यमुना नदी का संगम होगा। कहाँ पर? प्रयागराज में, इलाहाबाद में। आइए अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिंध नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो जो सिंध नदी होती है जो उत्तर भारत में बहती है, तो इसका जो संगम स्थल है, मतलब जो उद्गम स्थल है, उद्गम मतलब जहाँ से निकलती है, तो हम कह सकते हैं कि सिंध नदी कहाँ से निकलती है या उद्गम स्थल कहाँ है। निकलना जहां से स्टार्ट नदी होती है उसी को हम उद्गम स्थल बोलते हैं। तो इसका उद्गम स्थल क्या है आपको बताना है। तो इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। क्या है? मानसरोवर जो झील है वहां से हमारी सिंध नदी गुजरती है। किससे? सिंध नदी जो है मानसरोवर झील से उद्गम होती है, उखड़ती है, मतलब यहीं से बनी है। तो कहाँ से बनी है? सिंध नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील। तो याद रखना है आपको कि सिंध नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। क्या है? मानसरोवर झील है। आइए अगला देखते हैं। निम्न में से कश्मीर का कौन सा शहर झेलम नदी के किनारे है। तो झेलम नदी के किनारे कश्मीर का, किसका? कश्मीर का कौन सा शहर है? तो आपको बताना है कि झेलम नदी के किनारे कौन सी नदी? झेलम नदी के किनारे कश्मीर का कौन सा शहर है। तो इसका आंसर है श्रीनगर। क्या है? श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। तो आंसर हो जाएगा
श्रीनगर। आपको बताना है कश्मीर का कौन सा शहर झीलम नदी के किनारे है, तो वो है श्रीनगर। श्रीनगर जो है वो झीलम नदी के किनारे है। आइए अगला देखते हैं हम। अगला हमारा है निम्न में से कौन सी नदी मध्य भारत की जीवन रेखा कहलाती है, तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन कहलाती है। तो जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरी है और यह निकली कहाँ से है, आपको बताना है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकली है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है नर्मदा नदी का, ये मध्य प्रदेश की जो गंगा कहलाती है, इसको ही हम मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। मतलब मध्य प्रदेश में गंगा नहीं बहती है, लेकिन हम नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। तो यह क्या है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नदी है। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। यह धुआंधार जलप्रपात यहीं पे बनाती है और जबलपुर से निकलती है, आप जानते हैं वहां पे धुआंधार जलप्रपात बनता है। तो जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश की क्या है, जीवन रेखा है। मतलब मध्य प्रदेश को पानी सबसे ज्यादा कौन नदी देती है, तो नर्मदा नदी देती है। तो इसका आंसर अपना नर्मदा नदी हो गया है। आप ध्यान से आंसर को देखते रहें, बस वीडियो 2 बार देखें, आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें अपने सामाजिक सब्जेक्ट की, वो आप वीडियो को 2 या 3 बार देखें, आपके सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और जो अति लघु उत्तरीय है हम वो आपको याद करवाते जाएंगे। आइए अगला है निम्न किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि दक्षिण भारत में कौन कौन सी नदियां बहती हैं। तो ये चारों नदियां जो है वो दक्षिण भारत की हैं, लेकिन हमसे कहा गया है कि दक्षिण भारत की गंगा जो भारत दक्षिण में है, जी है ना, इस प्रकार से भारत दक्षिण में कैसा है, भारत दक्षिण में इस प्रकार से वहां है, यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे तमिलनाडु है, यहाँ पे केरल है, तो यही है। तो दक्षिण भारत की जो गंगा है वो किसको कहा जाता है, तो किसको, दक्षिण भारत की गंगा जो है वो किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है कि दक्षिण भारत की गंगा कौन है। तो भैया दक्षिण भारत की जो गंगा है वो गोदावरी नदी है। कौन सी है, गोदावरी नदी को हम दक्षिण की गंगा कहते हैं। मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं, नर्मदा नदी को कहते हैं। मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा नदी को कहते हैं और जो दक्षिण भारत की गंगा है वो गोदावरी नदी को कहेंगे। तो गोदावरी नदी इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की जो गंगा है वो कौन है, गोदावरी नदी है। आइए अगला देखते हैं हम। अगला हमारा है नदियों द्वारा गोखुर झील का निर्माण कहाँ किया जाता है। तो जो नदियां हैं उनके द्वारा गोखुर झील, कौन सी झील, गोखुर झील का निर्माण कहाँ किया गया है। तो नदियों द्वारा जो गोखुर झील है उसका निर्माण कहाँ किया गया है, तो उसका निर्माण मैदानी भागों में किया जाता है। तो जो नदियों द्वारा गोखुर झील बनती है, कौन सी झील, गोखुर झील बनती है, उसका निर्माण कहाँ होता है, मैदानी क्षेत्रों में होता है। तो याद रखना है आपको कि जो गोखुर झील का निर्माण है वो कहाँ होता है, मैदानी क्षेत्रों में होता है। गोखुर झील का निर्माण मैदानी क्षेत्रों में होता है। आइए अगला देखते हैं हम कि निम्न में से कौन अंतर्देशीय मौसमी झील का उदाहरण है। अंतर्देशीय मौसमी झील का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो कौन सा अंतर्देशीय मौसमी झील का उदाहरण, कौन सा अंतर्देशीय मौसमी झील का उदाहरण, तो इनमें से अंतर्देशीय मौसमी झील का उदाहरण कौन सा है, तो वो है लोकताल। जो लोकताल है वो अंतर्देशीय मौसमी झील का उदाहरण है। कौन सा, लोकताल। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा लोकताल हो जाएगा। क्या है, अंतर्देशीय मौसमी झील का उदाहरण क्या हो जाएगा, लोकताल। आइए आगे देखते हैं हम। अगला हमारा है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। अभी हमने आपसे पूछा था कि नर्मदा नदी का आप उद्गम स्थल बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है। नर्मदा नदी जबलपुर से बहती है। कहाँ से बहती है, मध्य प्रदेश की जबलपुर से। इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है और इसको मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। और यह बहती कहाँ से है, जबलपुर से बहती है। कौन सा प्रपात बनाती है, धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो नर्मदा नदी के बारे में हमने ये कुछ फैक्ट बता दिए हैं। अब आपको बताना है कि ये निकलती कहाँ से है। तो आपको बताना है जी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है अमरकंटक से। कहाँ पर से, अमरकंटक से जो है वो हमारी नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होता है। तो अमरकंटक ही नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। मतलब कहाँ से निकलती है,
अमरकंटक से निकलती है। याद रखना है कि अमरकंटक से कौन सी, नर्मदा नदी हमारी निकलती है, मध्य प्रदेश की जो नदी है। आइए अब हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। तो पहला आपका है खालिस्तान नदी। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो आप जानते हैं कि गंगा नदी की जो सबसे अच्छी सहायक या सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो जो यमुना नदी है, कौन सी नदी है? यमुना नदी जो है वो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा यमुना। तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। यमुना आगे चल के गंगा नदी में ही मिल जाती है। और कहाँ मिलती है? आपने अभी देखा है इलाहाबाद में। कहाँ? प्रयाग में। कहाँ? प्रयाग में। तो प्रयाग में जो इलाहाबाद है वहीं पे गंगा नदी किसमें मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। तो यमुना नदी जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यमुना। यमुना क्या हो जाएगा? यमुना। तो यमुना जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। वह गंगा में कहाँ पे मिलती है? इलाहाबाद में मिलती है। आइए दूसरा देखते हैं। खालिस्तान विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आपको बताना है कि जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो आपको याद रखना है जी है सुंदरबन का डेल्टा। किसका? सुंदरबन का जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन। तो जो सुंदरबन का डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से कि सुंदरबन का जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आइए अगला देखते हैं हम। सिंध नदी खालिस्तान में जाकर मिल जाती है। तो सिंध नदी किस नदी कहाँ पे जाके मिल जाती है? किस सागर में मिलती है? तो सिंध नदी जो है वो उत्तर भारत में बहती है और ऊपर से जाके कहाँ पे गिर जाती है? अरब सागर में। कहाँ पे? अरब सागर में। कहाँ पे? अरब सागर। तो अरब सागर में जाकर गिर जाती है कौन सी? सिंध नदी। तो सिंध नदी कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में। कहाँ पे? अरब सागर। तो याद रखना है आपको जो सिंध नदी है वो जाकर कहाँ से गिरती, कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में गिर जाती है। आइए अगला देखते हैं। नदी में सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी खालिस्तान नदी की है। तो किस नदी की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी है? तो आपको बताना है कि किस नदी की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी है। तो इसका आंसर आप बताएंगे तो जो गंगा नदी है हमारी। लेकिन पूछा कहाँ की गई है? भारत में। तो भारत में हम बता चुके थे कौन सी है? गंगा। गंगा नदी जो है वो सबसे बड़ी द्रोणी है। तो गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसी को हम बड़ी अफवाह से द्रोणी भी कहते हैं। तो भारत में जो है, भारत में पूछा गया है, विश्व में नहीं पूछा गया है। ऊपर वाले क्वेश्चन में विश्व में पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे कौन सा पूछा गया है? भारत में। तो भारत में सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी कौन सी है? तो वो हमारी गंगा नदी है। कौन सी है? गंगा नदी है। और इसको इलाहाबाद में क्या कौन मिलता है? इसमें इलाहाबाद में यमुना नदी मिल जाती है। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश अफवाह तंत्र की प्रवाह दिशा खालिस्तान की ओर है। तो किसकी ओर है? तो हमारे यहाँ पे जो भारत देश है इसमें जो अधिकांश नदियां हैं, प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं उनकी जो दिशा है वो किस साइड है? ये पूछी गई है कि अधिकांश नदियां प्रायद्वीपीय भारत की किस साइड बहती हैं, किस दिशा की ओर। तो हमें बताना है पश्चिम से पूरब की ओर। कहाँ से? पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। कहाँ से? पश्चिम से। पश्चिम से कहाँ पर? पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, जैसी गंगा नदी बहती है वैसी। लेकिन नर्मदा नदी उल्टी बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर। याद रखना है नर्मदा नदी जो है वो उल्टी बहती है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां कहाँ की ओर बहती हैं? अधिकांश नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। तो पश्चिम, जैसे हमारा देश का नक्शा यदि हम देखें वो इस प्रकार से है। इस प्रकार से मान लें तो पश्चिम से पूर्व, पश्चिम किस साइड है? इस साइड। इस साइड से इस साइड आके हमारी नदियां सभी बहती हैं। लेकिन कुछ नदियां जो हैं वो उल्टी बहती हैं, जैसे हमारी नर्मदा और ताप्ती नदी है वो इस साइड और इस साइड बहती है, मतलब यहाँ पे आके
गिरती है। सिंध नदी भी यहीं पे आके गिरती है। तो अरब सागर में नर्मदा गिरेगी, ताप्ती गिरेगी, सिंध नदी गिरेगी। लेकिन अधिकांश नदियां कहाँ पे बहती हैं? अधिकांश नदियां उल्टी इस साइड बहती हैं, इस साइड। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे पश्चिम, यहाँ पे पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। तो अधिकांश नदियां जो हैं वो कैसी प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां कहाँ बहती हैं? तो यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, याद रखना है, पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन अगर यदि नर्मदा और ताप्ती नदी की बात करें, किसकी? नर्मदा की बात करें, तो नर्मदा उल्टी बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर। कहाँ से? पूर्व से पश्चिम। कौन सी? नर्मदा। कौन सी? नर्मदा नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम बहती है। और बाकी सभी नदियां जैसे गंगा नदी हुई और यमुना नदी हुई, यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियों की दिशा कैसी है? पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो आइए, हमारा जी आंसर भी हो गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल खालिस्तान हिमनद से माना जाता है। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से माना जाता है? वो गंगोत्री से माना जाता है। कौन से? गंगोत्री। कहाँ से? गंगोत्री उत्तराखंड के वहां पे है। तो कौन से? गंगोत्री। गंगोत्री से जो माना जाता है वो गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। यमुना नदी का उद्गम स्थल भी यमुनोत्री से होता है, लेकिन गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री से होता है, जहाँ से भागीरथी निकलती है। और भागीरथी गंगोत्री से निकल के आगे चल के यमुन उसमें अलकनंदा में मिल जाती है, जहाँ पे इसका नाम गंगा पड़ जाता है। और ये कौन से प्रयाग में है? तो देव प्रयाग में मिलती हैं। तो देव प्रयाग में जो है वो गंगोत्री से निकली भागीरथी नदी जो है वो उसमें भागीरथी जो निकली है वो कहाँ पर मिलती है? देव प्रयाग में मिलती है। और फिर आगे इलाहाबाद में जो है वो आपकी यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है। तो जो बहुत बड़ी नदियां बन जाती हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो गंगोत्री है। कौन सा है? गंगोत्री। इसका आंसर गंगोत्री हो गया है। आइए अगला देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में खालिस्तान किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसको कहाँ पर? तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सोंगपो नाम से वहां पे जाना जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र को। किस नाम से? सोंगपो। सांगपो। सांगपो के नाम से जाना जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। जो ब्रह्मपुत्र नदी है जे तिब्बत से बहती हुई, चीन से होती हुई हमारे भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में हमारे भारत में प्रवेश करती है। वह आगे चल के बांग्लादेश में भी जाती है और फिर जो हिंद महासागर है उसमें, सॉरी, जो बंगाल की खाड़ी है उसमें गिर जाती है। और यह हमारी गंगा नदी में भी मिल जाती है। तो गंगा नदी में मिलने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। वह अरुणाचल प्रदेश से होती हुई और कहाँ पे आती है? हमारी गंगा नदी में मिलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। और तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम हम ब्रह्मपुत्र नदी रखते हैं। तो हम भारत में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, लेकिन तिब्बत वाले इसको क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को आगे चल के है हमारी गंगा नदी में मिल जाती है। आइए आगे देखते हैं, हम आपको इसके अलावा भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते जा रहे हैं कि इसके संबंध में यदि कोई और क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसका आंसर बिल्कुल भी बता दें। तो आइए अगला देखते हैं कि कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में खालिस्तान से है। तो जो कृष्णा नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ से है? तो आपको बताना है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर से इसका उद्गम स्थल हुआ है। किसका? कृष्णा नदी का। कहाँ से? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर। महाबलेश्वर जो है वहां से कृष्णा नदी का उद्गम स्थल हुआ है पश्चिमी घाट में। कहाँ पे? पश्चिमी घाट में। और कहाँ पे? पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर। कहाँ से? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से इसका उद्गम स्थल हुआ है। किसका? कृष्णा नदी का। पश्चिमी घाट में है जो महाबलेश्वर, वहीं से इसका उद्गम स्थल हुआ है। तो याद रख लेना है आपको कि कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है? महाबलेश्वर से है। अगला, अमरावती, हेमावती,
अमरावती, हेमावती, खालिस्तान नदी की सहायक नदियां हैं। तो अमरावती और जो हेमावती है ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये है जो कावेरी नदी होती है, अपनी कावेरी नदी जो है, कावेरी नदी की जो सहायक नदियां हैं वो अमरावती भी है और हेमावती भी है। तो अमरावती और हेमावती किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी नदी की सहायक नदियां मानी जाती हैं। तो कावेरी नदी की जो सहायक नदियां हैं वो अमरावती और हेमावती मानी जाती हैं। अगला, अंतर्देशीय अपवाह खालिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। तो अंतर्देशीय जो अपवाह है वो कहाँ पे पाया जाता है? वो अर्ध शुष्क में पाया जाता है। कहाँ पे? अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क। तो अर्ध शुष्क में जो है वो अंतर्देशीय अपवाह पाया जाता है। कहाँ पे? अर्ध शुष्क में। कहाँ पे? अर्ध शुष्क में जो है अंतर्देशीय अपवाह पाया जाता है। तो अंतर्देशीय अपवाह जो है वो अर्ध शुष्क में पाया जाता है। तो हमारे जो रिक्त स्थान है, सभी रिक्त स्थान हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आइए अब हम सत्य सत्य देखते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन यदि आपने 2 बार वीडियो देख लिया है तो आपको इस अध्याय की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आपका पूरा अध्याय बिल्कुल बहुत अच्छे से खत्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश बड़ी नदियों का उद्गम क्षेत्र पश्चिमी घाट है। तो जो आपको बताना है, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उनका अधिकांश नदियों का जो है उद्गम क्षेत्र क्या पश्चिमी घाट है? बिल्कुल सही है। तो पहला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो अधिकांश नदियां हैं उनका जो उद्गम स्थल है वो क्या है? पश्चिमी घाट ही है। क्या है? जो पश्चिमी घाट है वो अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है सही हो जाते हैं। आइए अगला है हमारा कि किस नदी तथा उसकी सहायक नदियों को परितंत्र कहा जाता है? तो किसी नदी अथवा उसकी सहायक नदी को क्या कहा जाता है? उसका पारितंत्र कहा जाता है। क्या? तो आपको बताना है कि किसी नदी अथवा तथा उसकी सहायक नदियों को पारितंत्र कहा जाता है। तो बिल्कुल ये सही आंसर है, पारितंत्र कहा जाता है। किसी नदी और उसकी सहायक नदियों को यदि कहा जाए तो हम क्या कहते हैं? पारितंत्र, परितंत्र कहते हैं। तो किसी नदी उसकी सहायक नदी को परितंत्र कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भागीरथी व अलकनंदा की धाराएं मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन सत्य है कि हम बता रहे थे कि गंगोत्री से जो है वो भागीरथी निकलती है और फिर बगल में अलकनंदा भी मिलती है। तो भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पे मिलती हैं वो देवप्रयाग है, और देवप्रयाग में ही गंगा नदी का निर्माण हो जाता है। वहां से इसको हम गंगा नदी कहने लगते हैं। तो भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पे मिलती हैं उसका नाम है देवप्रयाग, और जो है यहाँ पे उसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा नदी पड़ जाता है। जी बिल्कुल सही बात है। तो भागीरथी का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री है। क्या है? गंगोत्री में भागीरथी निकलती है। इसी प्रकार से अलकनंदा भी उसमें मिल जाती है देवप्रयाग में, और उसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा नदी पड़ जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो तीसरे का आपका क्या हो गया? तीसरे का बिल्कुल सत्य हो गया है। आइए अगला चौथा देखते हैं हम। चौथा हमारा है, देवप्रयाग के निकट पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। तो देवप्रयाग के निकट जो गंगा नदी है पर्वतीय मैदानों को छोड़, मैदानों में प्रवेश कर बिल्कुल नहीं, पर्वतों में भी जो गंगा नदी है वो आती है। और देवप्रयाग में अलकनंदा और गंगा नदी जो भागीरथी और गंगा नदी मिलती हैं। तो ये आंसर इसका गलत हो गया, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती है। यह मैदानी क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती है। यह जो है पहाड़ी क्षेत्र में से निकलती है। तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा कि देवप्रयाग के निकट गंगा पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो चौथे का आंसर वो है आपका असत्य हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री हिमनद से माना जाता है। तो ये बिल्कुल आपका सही है कि जो यमुना नदी है उसका जो है उद्गम स्थल वो कौन सा है? यमुनोत्री माना जाता है। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री है और गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री माना जाता है। याद रखना है आपको। आइए अगला है, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क रॉयल बंगाल टाइगर के प्राकृतिक निवास के रूप में प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है क्या ये सत्य है कि क्या बताया है कि सुंदरबन
जो राष्ट्रीय पार्क है वो रॉयल बंगाल टाइगर के प्राकृतिक निवास के रूप में प्रसिद्ध है। कौन सा? जो सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क है वो रॉयल बंगाल टाइगर के प्राकृतिक निवास के रूप में प्रसिद्ध है क्या? हाँ, बिल्कुल प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही बात है कि जो आपका जो है सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क जो है, कौन सा? सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क जो है वो रॉयल बंगाल टाइगर के प्राकृतिक निवास के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। तो याद रख लेना है आपको कि जो सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क है वो रॉयल बंगाल टाइगर के प्राकृतिक निवास के रूप में प्रसिद्ध है। आइए अगला देखते हैं हम कि ब्रह्मपुत्र को बंगाल देश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको हमने अभी देखा था कि
तो गंगा नदी की सहायक नदियां कितनी हो गई? गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो 4 सहायक नदियां यहाँ पर हम बता चुके हैं। फिर से देखिए कौन कौन हो गई हमारी। हमारी जो है वो है आपकी सबसे पहली थी यमुना। कौन सी थी? यमुना। दूसरी हमने देखा आपका घाघर, घाघरा। तीसरी देखा हमने गंडक और चौथी देखा हमने कोसी। तो ये 4 जो हैं वो गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम हो गए हैं। आइए आगे देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की किस नदी द्वारा ज्वारमुख क्या है? ज्वारंदमुख ज्वारंदमुख ज्वारनद ज्वारंदमुख का निर्माण किया जाता है। तो किस नदी के द्वारा ज्वारंदमुख का निर्माण किया जाता है? तो एक तो हमारी नर्मदा हो गई और दूसरी ताप्ती हो गई। कौन सी? ताप्ती और नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती जो नदी है उन नदी द्वारा ज्वारंदमुख का निर्माण होता है, क्योंकि ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। आइए अगला हम क्वेश्चन अब देखते हैं, अति लघुत्तरीय क्वेश्चन। तो हमने अभी वस्तुनिष्ठ सभी हल कर लिए हैं, अब हमें अति लघुत्तरीय क्वेश्चन हल करना है। तो आइए अब हम देखेंगे अति लघुत्तरीय क्वेश्चन। तो पहला हमारा जो है वो है कि गंगा की 2 प्रमुख धाराओं के नाम लिखिए और यह कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं वो बताइए। तो हम इसका आंसर पहले ही देख चुके हैं। आइए इसका आंसर हम देखते हैं। तो इसका जो आंसर आपका होगा वो है कि गंगा नदी की 2 प्रमुख धाराएं भागीरथी और अलकनंदा हैं, जो हम आपको बता चुके हैं कि भागीरथी और अलकनंदा हैं। ये दोनों उत्तराखंड के कहाँ? देवप्रयाग में नामक स्थान पर मिलती हैं। तो कहाँ पर मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलती हैं। और 2 धाराएं कौन कौन? भागीरथी और अलकनंदा है। और जो भागीरथी है वो निकलती कहाँ से है? गंगोत्री से निकलती है। और अलकनंदा आके देवप्रयाग में, उत्तराखंड राज्य के देवप्रयाग में मिल जाती है। तो आपको आंसर इसका पता चल गया है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि अपवाह तंत्र से क्या आशय है? तो अपवाह तंत्र से आशय किसी नदी के नदी तट से है जो विभिन्न दिशाओं में बहकर आती हैं और मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं, वो क्या है? अपवाह तंत्र कहलाता है। तो अपवाह तंत्र क्या है? अपवाह तंत्र से आशय किसी नदी के किसी क्षेत्र के नदी तंत्र से है, किसी क्षेत्र के कैसे है? नदी तंत्र से है, जो विभिन्न दिशाओं से बहकर आती हैं और मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। क्या कहलाती हैं? अपवाह तंत्र कहलाती हैं। तो आपको 2 या 3 बार देखना है और आपको जी आंसर याद करते जाना है। यहाँ से एक 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का ही आने वाला है, तो आप लोग ध्यान से देखें। अगला, नमामि गंगे परियोजना। तो नमामि नर्मदे परियोजना नर्मदा नदी के लिए चलाई गई थी और यहाँ पे नमामि गंगे परियोजना की बात हो रही है, तो ये गंगा नदी के लिए चलाई जाएगी। तो नमामि गंगे परियोजना क्या है? तो गंगा नदी की साफ सफाई के लिए थी। तो आइए देखते हैं कि नर्मदा गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्यों, प्रदूषण के प्रभाव को कम करना और उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा करने का किया जा सके। तो जो कायाकल्प को पूरा किया जा सके, तो जो नमामि गंगे परियोजना थी, जो गंगा नदी के संरक्षण के लिए चलाई गई थी और इसमें 2 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला है प्रदूषण को दूर करना और दूसरा इसके संरक्षण और कल्प को पूरा करना था। किसका? गंगा नदी का। क्योंकि गंगा नदी बहुत सी जो गंगा नदी है वो प्रदूषित हो रही है। शहरों का और जो कारखाने हैं उनका पूरा जो पानी है वो गंगा नदी में मिला दिया जा रहा है, जिससे गंगा नदी प्रदूषित हो रही है। तो प्रदूषण से बचाने के लिए इसको क्या था कि नमामि गंगे परियोजना चलाई गई थी। तो जी आंसर आप नोट कर सकते हैं। चौथा है, भारत के किन्हीं 2 प्रमुख झीलों के नाम लिखिए। तो बुलय झील और लोनार झील, कोई भी 2 नदियों झीलों के नाम लिख सकते हैं। ऊपर भी हम बहुत सी झीलों के नाम पढ़ चुके हैं, तो आप उनमें से भी लिख सकते हैं, या यहाँ से बुलय झील या लोनार झील 2 झीलों के उदाहरण आपको हो गए हैं। अगला, डेल्टा किसे कहते हैं? तो एक आपका डेल्टा होता है, एक एस्चुरी होता है। तो देखिए, समुद्री मुहाने पर नदी निक्षेपण से
के द्वारा मिट्टी और बालू के महीन कणों के निर्माण अपवाद की त्रिभुजाकार आकृति क्या कहलाती है? डेल्टा कहलाती है। तो नदी मुहाने पर नदी निक्षेपण क्रिया के द्वारा मिट्टी और बाली के महीन कणों के निर्मित अपसाद की त्रिभुजाकार आकृति को क्या कहते हैं? हम डेल्टा कहते हैं। अगला हमारा है प्रायद्वीपीय भारत की दो नदियों के नाम बताइए। तो गोदावरी और कृष्णा आप जान चुके हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की दो नदियां, सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी है। तो गोदावरी और कृष्णा जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की दो प्रमुख नदियां हो गई। अगला है सिंध एवं गंगा नदी कहाँ से निकलती हैं? तो जो सिंध नदी जो है वो है मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से निकलती है, और गंगा नदी गंगोत्री भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। तो कहाँ से? गंगोत्री और भागीरथी हिमानी से, और झेलम जो मानसरोवर झेलम के निकट तिब्बत से निकलती है सिंध नदी। ये उत्तर भारत की नदियां है सिंध नदी। ठीक है, अगला देखते हैं जल विभाजक का क्या कार्य है। तो जल विभाजक का क्या कार्य है आपको बताना है कि जल विभाजक का कार्य क्या है। तो वह है उच्च भूमि जो पड़ोसी अववाह स्रोतों को एक दूसरे से अलग करती है, जल विभाजक कहलाती है। तो जल को विभाजित करने वाला क्या है? जल विभाजक माने वह है उच्च भूमि जो पड़ोसी अववाह स्रोतों को एक दूसरे से अलग करती है, जल विभाजक कहलाती है। उदाहरण के लिए अंबाला सिंध गंगा नदी प्रणाली के बीच जल विभाजक पर स्थित हैं। आइए अगला देखते हैं, कौन सी प्रायद्वीपीय नदी गैत से बहती है? समुद्र में प्रवेश करने से पहले वह किसी प्रकार की आकृति का निर्माण करती है। तो नर्मदा और ताप्ती दो बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, और ज्वारंद मुख का निर्माण करती हैं। काय का? ज्वारंद मुख का निर्माण करती हैं। अगला, नदी तंत्र किसे कहते हैं? तो किसी नदी अथवा उसकी बड़ी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहते हैं। तो किसी नदी या उसकी बड़ी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। आइए अगला देखते हैं कि लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद सिल्ट क्यों है? तो भैया लंबी नदी भी है और तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र का कम गाद सिल्ट क्यों है? तो तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है और यहाँ इस नदी में जल एवं गाद की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि यह कैसा है? शीत क्षेत्र है, इस वजह से। आइए अगला है, हिमालय से निकलने वाली नदियों के दो आर्थिक महत्व बताइए। तो पहला तो है सिंचाई के लिए नहरों के द्वारा पर्याप्त जल उपलब्ध होता है, और दूसरा हिमालय से निकलने वाली नदियों के दो और अनेक नगरीय बस्तियां स्थित हैं। इन बस्तियों को नदियों से पेयजल की प्राप्ति होती है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों के दो लाभ हैं, एक तो सिंचाई के लिए जल मिल जाता है, दूसरा इनके बगल में आसपास कौन बसे हैं? बहुत से शहर बसे हैं, तो शहर को पेयजल मिल जाता है। आइए अगला हम देखते हैं, हमारा अगला है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की दो विशेषताएं बताइए। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं? तो पहली है कि प्रायद्वीपीय नदियां कठोर चट्टानों पर सीधी बहती हैं तथा इनसे विसर्प का निर्माण नहीं होता, और दूसरा है यह नदियां उथली घाटियों में बहती हैं। तीसरा, आधार तल तक पहुंचने के कारण इनकी अपर्दन क्षमता तीव्र नहीं है, तो ये अपैदित नहीं होती हैं। आइए अगला देखते हैं हम, कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, तो आप देखें कि उत्तर भारत की नदियों और दक्षिण भारत की नदियों में दो अंतर बताइए। तो उत्तर भारत की नदियां क्या क्या हैं, कौन कौन है, और दक्षिण भारत की नदियां कौन कौन है, आपको इनमें जो है वो अंतर बताना है। तो हम देखेंगे कि उत्तर भारत में है, उत्तर भारत की नदियां हिमालय पर्वत माला से तथा कुछ नदियां दक्षिणी पठार से उत्तर से निकलती हैं, और दूसरा है जो उत्तर भारत की नदियों में कम जलप्रपात पाए जाते हैं, और तीसरा जो है
उत्तर भारत की नदियां यातायात के अनुकूल हैं। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां देख ले, दक्षिण भारत की नदियां देख लेते हैं। तो दक्षिण भारत की नदियां पश्चिमी घाट, अमरकंटक, सतपुड़ा और छोटे नागपुर के पठार से निकलती हैं। और दूसरा है यहाँ की नदियों में अधिक जलप्रपात पाए जाते हैं। अगला है दक्षिण भारत की नदियां यातायात विशेष उपयोगी नहीं हैं। तो ये तीनों अंतर हो गए हैं। अगला है नदी प्रदूषण को कम करने के 2 उपाय बताइए। तो औद्योगिक कचरों को नदियों में प्रवाहित करने पर प्रतिबंध लगाया जाए और सीवेज लाइनों के जल को परिष्कृत किया जाए। तो इन दोनों से जो नदी प्रदूषण है वो कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। अगला किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियों का महत्व बताइए। तो पहला है पानी की प्राप्ति, उपजाऊ मृदा और तीसरा है बस्तियों का निर्माण। इनसे जो है नदियों का क्या होगा, ये महत्व है, आर्थिक महत्व है देश का। आइए अगला है झीलों का आर्थिक महत्व क्या है। तो पहला है नौका वाहन, मतलब वहां पे हम नाव चला सकते हैं। दूसरा है मछली की प्राप्ति भी हो जाती है। तीसरा जलीय खेलों का आयोजन हो जाता है। चौथा शहरों और नगरों में जल की पूर्ति हो जाती है। तो इस अध्याय के सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हमने हल कर लिए हैं एक ही वीडियो में। तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखें, 2 या 3 बार वीडियो देखें और जो आप अपने पाठ की तैयारी है वो पूरा करें। तो इस अध्याय के संबंध में हमारे सभी जो क्वेश्चन हैं और जो रिक्त स्थान है वो हल हो चुके हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अब आगे अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट को लेकर आएंगे। तो आप ऐसे ही वीडियो देखते रहें। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।